नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ टीम बनारस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 21 दिसंबर 2021 को जो मैथ का पेपर हुआ था उसके पेडागॉजी के 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाइल टीचिंग इन क्लास 1 मैथमेटिक्स क्लासरूम, राधा इंट्रोड्यूसेस अ कॉन्सेप्ट बाय शेयरिंग द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट विद द स्टूडेंट। कहने का मतलब है कक्षा 1 के क्लासरूम में गणित पढ़ाते हुए राधा कोई कॉन्सेप्ट समझाना चाहती है। राधा कौन है? तो टीचर है। वो बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हैं। उसके लिए वो कहती हैं कि देयर वर 4 चिल्ड्रेन इन द कार, कि किसी कार में 4 चिल्ड्रेन हैं। 1 चाइल्ड गॉट आउट, उसमें से एक बच्चा बाहर निकल गया। नाउ देयर आर 3 चिल्ड्रेन इन द कार, अब कार में 3 बच्चे जो चिल्ड्रेन हैं वो बचे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एबव कॉन्टेक्स्ट। कहने का मतलब जो यहाँ ऊपर जो आपको कॉन्टेक्स्ट बताया गया है उसमें से आपको अब 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है कि चिल्ड्रेन विल डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडिशन एज ऑगमेंटेशन। हिंदी में देख लीजिए कि बच्चे के संवर्धन के रूप में योग की समझ विकसित होगी। तो यहाँ जोड़ बताया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ देखिए घटाना बताया जा रहा है कि 4 चिल्ड्रेन थे कार में, उसमें से एक निकल गया तो अब 3 बचे हैं, तो ये तो जोड़ है नहीं बल्कि घटाना है। तो नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिए क्या करना है कि चिल्ड्रेन विल डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडिशन। देखिए यहाँ पर भी एडिशन मतलब जोड़ आ गया, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए चिल्ड्रेन विल डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्सट्रैक्शन, मतलब घटाना। यहाँ देखिए तीसरा वाला ऑप्शन क्या कर रहा है, बच्चों में न्यूनन के रूप में घटाव की समझ विकसित होगी। तो ये वाला ऑप्शन कुछ सही लग रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए कि चिल्ड्रेन विल रिलेट ऑगमेंटेशन एंड रिडक्शन एज इनवर्स ऑपरेशन। कहने का मतलब क्या इसमें व्युत्क्रम संक्रिया के बारे में बताया जा रहा है? तो ये भी नहीं है, मतलब जो घटाने वाला है वही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट इन मैथमेटिक्स एट प्राइमरी स्टेज इंक्लूड्स। कहने का मतलब कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, देखिए यहाँ पर आपको 2 चीज समझना होगा। एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब एफए, और दूसरा क्या होता है समेटिव असेसमेंट मतलब एसए। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है यह बच्चों में जो गैप होता है, जैसे यह हर 3 महीने पे लगभग होता है, तो 3-3 महीने पे आप चेक करते रहेंगे कि बच्चों में कहाँ किस चीज को समझने में दिक्कत आ रहा है, उनके जो लर्निंग में कौन सी गैप आ रही है। और जो समेटिव असेसमेंट होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसमें क्या होता है, तो उसमें बच्चों को ग्रेडिंग दिया जाता है। जैसे अर्धवार्षिक या जो वार्षिक परीक्षा होता है जो 6-6 महीने में होता है, और जो फाइनल होता है इससे क्या होता है बच्चों की ग्रेडिंग प्लस रैंकिंग बताई जाती है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट किस लिए होता है, तो ग्रेड उसमें गैप चेक करने के लिए कि बच्चों में अभी किस चीज की कमी है, हम कैसे बच्चों को और समझाएं कि वो चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन एरर्स इन मैथमेटिक्स, मतलब गणित में सामान्य त्रुटियों को पहचानना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप इन मैथमेटिक्स लर्निंग एंड इंप्रूविंग पेडागॉजी, मतलब गणित अधिगम में कमियों को पहचानना और शिक्षा शास्त्र में सुधार करना। तो यही देखिए सबसे सटीक आंसर है, क्योंकि यहाँ पर हमको गैप पता चलता है कि जो बच्चा सीख रहा है उसमें अभी क्या कमी है, जिससे कि हम इंप्रूव पेडागॉजी मतलब कि कैसे हम पढ़ाएं कि बच्चों को और ज्यादा अच्छे से समझ आए। तो यही वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए ग्रेडिंग एंड रैंकिंग द स्टूडेंट। तो ये तो देखिए समेटिव का होता है, जो ग्रेड देना या रैंक देना। टेस्टिंग प्रोसीजर नॉलेज, तो ये भी नहीं होगा, मतलब कार्यविधिक ज्ञान को जांचना। तो ठीक है, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। डिडक्टिव मतलब निगमनात्मक विधि। इसमें होता क्या है, जैसे डिडक्टिव आ गया मतलब सबसे पहले आपको डिफिनीशन इसमें दिया जाता है, उसके बाद बच्चों को उदाहरण दिया जाता है यानी एग्जाम्पल दिया जाता है। वहीं पर अगर यहाँ आगमन विधि होता है तो आगमन विधि में क्या होता है, सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद डिफिनीशन दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या कर रहा है कि टेस्ट आपको बताना क्या था, नॉट अ फीचर ऑफ डिडक्टिव मेथड। तो दिस मेथड सेव टाइम एंड एनर्जी बोथ फॉर स्टूडेंट एंड टीचर। कहने का मतलब है यह विधि क्या करता है, छात्रों और शिक्षकों दोनों का समय और शक्ति बचाता है। हाँ, तो ये बात देखिए सही है। नेक्स्ट देखिए इट इनकरेजेस मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट एंड फार्मूला, मतलब यह तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने का बढ़ावा देता है। हाँ, तो देखिए जो डिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि पहले आप डिफिनीशन दे रहे हैं, तो उसमें क्या होता है बच्चा डिफिनीशन को तो रट रहा है, मेमोराइज कर रहा है। और नेक्स्ट क्या कर रहा है, इन दिस मेथड लर्नर प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। इसमें क्या होता है, एक सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर होता है। ये बात भी सही हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, दिस मेथड हेल्प द लर्नर टू डिस्कवर लॉ फार्मूला एंड जनरलाइज। तो देखिए इसमें बच्चा डिस्कवर कहाँ कर रहा है, तो डिस्कवर किसमें करता है, जो आगमन विधि होता है जिसमें उदाहरण देके बच्चों को पहले समझाया जाता है अलग अलग चीजें।
तो यही क्या हो गया, ए वाला ऑप्शन गलत हो गया और पूछा ही गलत था, इसलिए यही चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैथमेटिक्स इज हायरार्किकल इन नेचर एंड कॉन्सेप्ट आर लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड एंड कनेक्टेड। कहने का मतलब है जो गणित होता है वो हायरार्किकल इन नेचर होता है। मतलब हायरार्की का मतलब समझते हैं कि कुछ यहाँ हो गया, फिर उसके ऊपर हो गया, फिर उसके ऊपर हो गया, तो एक हायरार्की ये चलते जा रहा है। ठीक, तो ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन दिस। कहने का मतलब कि मैथ एक हायरार्किकल नेचर में होता है, इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन चलिए देख लेते हैं कि मल्टीप्लीकेशन फॉलो एंड बिल्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन। कहने का मतलब है कि योग की अवधारणा के बाद गुणन आता है। मतलब कि सबसे पहले आप बच्चों को जोड़ सिखाते हैं और जोड़ से ही उसके बाद वो गुणा सीखता है। तो देखिए बिल्कुल बात सही है। अगर आप देखें कि जैसे गुणा होता क्या है कि बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को ही गुणा कहते हैं। जैसे देखिए 2 + 2 + 2 कर लीजिए, मतलब कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, यहीं पर अगर 2 × 3 भी आप करेंगे, क्योंकि 2 को आप 3 बार जोड़े या 2 में 3 का गुणा कर दे तो फिर भी देख रहे हैं दोनों में 6 ही आता है। तो बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को ही हम लोग गुणा कहते हैं। तो ये बात तो सही कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है कि एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कहने का मतलब ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है। कौन कौन, गुणा और जोड़। तो अभी हमने देखा कि जोड़ और गुणा आपस में संबंधित है, तो ये वाला चीज तो गलत हो गया, मतलब बी वाला ऑप्शन गलत है और पहला वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट शुड ओनली बी असेस्ड थ्रू समेटिव असेसमेंट। अभी हमने देखा था कि समेटिव कब होता है, ईयर एंड में होता है, छमाही या आप वार्षिक कर सकते हैं। तो क्या जो गणित का कॉन्सेप्ट है सिर्फ समेटिव असेसमेंट में करना चाहिए, ये बात तो गलत है। ठीक, नेक्स्ट देखिए नंबर सेंस नीड टू बी डेवलप्ड बिफोर द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। कहने मतलब कि जोड़ और घटाना बताने से पहले बच्चों को नंबर सेंस मतलब 1 2 3 4 ये सब चीज सिखा देना चाहिए। तो ये भी देखिए सही है। तो इस हिसाब से देख रहे हैं जो पहला वाला हो गया और जो चौथा वाला मतलब ए और डी सही हो गया। तो ए और डी देखिए कहाँ मिल रहा है, आपको दूसरे वाले ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The participation of female student in the higher mathematics classes is less than male student। जो हायर क्लासेस में क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं उनकी संख्या कम देखने को मिलता है। मतलब जो लड़के हैं उनकी अपेक्षा जो लड़कियां हैं उनका पार्टिसिपेशन गणित में कम होता है। इट मे बी बिकॉज, ऐसा क्यों होता है कि मेल स्टूडेंट आर बेटर एट मैथमेटिक्स एज कंपेयर टू फीमेल स्टूडेंट। कहने का मतलब जो मेल स्टूडेंट है मतलब लड़के हैं वो गणित में बेहतर होते हैं किसके कंपेयर में, लड़कियों के। तो ऐसा कोई बात नहीं है, लड़के और लड़कियों दोनों की जो क्षमता होती है वो बराबर होती है। मैथमेटिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट एंड फीमेल स्टूडेंट डू नॉट हैव एन एप्टीट्यूड फॉर स्टडिंग मैथमेटिक्स। कहने का मतलब गणित एक बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है और जो फीमेल स्टूडेंट होती हैं उनमें ऐसा एप्टीट्यूड नहीं होता है कि वो इस गणित को पढ़ सके। तो ये भी बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए सोसाइटल एंड टीचर्स एक्सपेक्टेशन आर जेंडर्ड। ये बात देखिए सही है। कहने का मतलब कि जो हमारे समाज में सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षाएं जेंडर पर आधारित होती हैं कि जो हमारा समाज है प्लस जो हमारे शिक्षक, जैसे समाज में क्या होता है कि जो लड़कियां हैं उनको कह दिया जाता है कि तुम लोग बायो पढ़ो और जो लड़के हैं उनको इंकरेज किया जाता है कि तुम लोग मैथ पढ़ो। तो क्या है, एक समाज है प्लस जो टीचरों का एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है क्या है कि वो सोचते हैं कि जो लड़कियां हैं उनका दिमाग कम होता है। तो ठीक है, इसलिए हमें कौन सा सही लग रहा है, तो सी वाला ऑप्शन सिर्फ सही है। तो देखिए सी कहाँ मिल रहा है, तो तीसरे वाले ऑप्शन में, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज आर नॉट हेल्पफुल इन डायग्नोसिस स्पेसिफिक नेचर ऑफ लर्निंग डिफिकल्टी। कि मतलब जो सीखने में डिफिकल्टी होती है तो कौन सा इसमें से टूल हेल्पफुल नहीं होगा डायग्नोसिस मतलब उसका निदान करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है। देख लीजिए कौन कौन सा। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, मतलब क्लासरूम में अगर कोई बच्चा बैठा हुआ है उसको ऑब्जर्व करेंगे, ये तो ठीक लग रहा है। नेक्स्ट देखिए एनालिसिस ऑफ ओरल रिस्पॉन्स, मतलब कोई बच्चा कुछ ओरली कुछ मुंह से बोल रहा है उसके रिस्पॉन्स को एनालिसिस करना कि उसे कहाँ दिक्कत आ रहा है, वो क्यों गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है, ये भी ठीक है। रिटेन वर्क ऑफ द स्टूडेंट, मतलब कोई बच्चा है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका रिटेन वर्क मतलब वो जो लिख कर बता रहा है उसको ऑब्जर्व करें, तो ये भी ठीक है। क्यूमुलेटिव एंड एनेक्डोटल रिकॉर्ड, मतलब जो उसका रिकॉर्ड है पहले से चला आ रहा है प्लस जो टीचर है वो ऑब्जर्व करके जो उसका रिकॉर्ड बनाता है उससे भी पता चल जाएगा कि उसमें कहाँ कहाँ लर्निंग डिफिकल्टी है। नेक्स्ट देख लीजिए एप्टीट्यूड टेस्ट, ये जो टेस्ट होता है वो किसी पर्टिकुलर स्किल को चेक करने के लिए होता है, तो यहाँ से आप लर्निंग डिफिकल्टी नहीं बता सकते हैं।
तो कहने का मतलब जो ई वाला ऑप्शन कहाँ दिया है, चौथे वाले ऑप्शन में। जो चौथा वाला ऑप्शन है यही ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि पूछा क्या था कि नॉट हेल्पफुल, जो हेल्पफुल नहीं है डायग्नोसिस स्पेसिफिक नेचर ऑफ लर्निंग डिफिकल्टी। ठीक है, तो चौथा वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि टू सॉल्व 34 गुणे 6 अ स्टूडेंट यूजेस द फॉलोइंग मेथड, मतलब 34 गुणे 6 अगर करना था तो कोई बच्चा कैसे करा है, वो 34 को कैसे लिख दिया, 30 + 4 तो ये भी 34 हो गया, गुणे 6 कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या किया, अब देखिए ब्रैकेट जब खुलेगा तो 30 में 6 का गुणा होगा तो उसको अलग से लिख लिया, प्लस का सिंबल है तो प्लस लगा दिया, प्लस 4 गुणे 6 कर दिया। ठीक है, अब 30 गुणे 6 करने पे 180 लिख दिया, प्लस 6 गुणे 4 करने पर 24 लिख दिया। अब 180 में जब 24 जोड़ दिया तो 206 आ गया। तो इस तरीके से वो गुणा किया। अब इससे आप क्या समझते हैं कि फॉर द एवं मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिया है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कि द स्टूडेंट हैज कंसेप्चुअल नॉलेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड इज एबल टू कम्युनिकेट इट थ्रू डिकम्पोजिशन मेथड। डिकम्पोजिशन मेथड क्या होता है, यही जो तोड़ तोड़ करके भाग भाग में, और कंसेप्चुअल नॉलेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन मतलब बच्चे के पास कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से गणित को किया जाता है, और उसको यह भी पता है कि डिकम्पोजिशन मेथड क्या होता है। तो ये तो सही लग रहा है। इसको हिंदी में एक बार देख लीजिए क्या है। तो कह रहा है कि विद्यार्थी को गुणन का अवधारणात्मक ज्ञान है और वह इसे अपघटन की प्रणाली से संचारित करने में सक्षम है। तो बात सही लग रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड एल्गोरिथम ऑफ मल्टीप्लिकेशन हेंस शुड बी डिस्करेज टू बी यूज्ड बाय स्टूडेंट। ये देखिए गलत है। तो ऐसा नहीं है कि यह मल्टीप्लिकेशन का गलत तरीका है, बिल्कुल सही तरीका, आप इससे कर सकता है कोई भी बच्चा। मतलब कि यह गुणन की एक मानक कलन विधि नहीं है, इसलिए विद्यार्थियों को इसके उपयोग के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो ये बात गलत है। नेक्स्ट क्या करा है, द स्टूडेंट डज नॉट हैव कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। गलत बात है। तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जिसके पास रहेगा वही इस तरीके से कर सकता है। इट्स अ हिट एंड ट्रायल मेथड ऑफ सॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम। मतलब यह क्या है, यह गुणन की समस्या के हल करने की एक तात्कालिक अनुमान और प्रयास, हिट एंड ट्रायल प्रणाली है। तो गलत बात है। तो इस हिसाब से जो पहला वाला ऑप्शन है वही सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल आर एसोसिएटेड विथ टीचिंग ऑफ शेप्स, स्पेस एंड मेजर्स इन मैथमेटिक्स। तो कहने का मतलब है कि इसमें से कौन सा स्किल है, कौन सा कौशल है जो एसोसिएट है, मतलब जुड़ा हुआ है क्या पढ़ाने के लिए, तो शेप्स, स्पेस और मेजर्स मतलब आकार, दिक् स्थान और माप के शिक्षण से कौन सा जुड़ा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। डिस्कवरी सिमेट्रिक्स एंड एक्वायरिंग अ सेंस ऑफ एस्थेटिक्स मतलब सममितियां खोजना और सौंदर्य शास्त्रीय भाव प्राप्त करना। तो देखिए अगर शेप पढ़ाना हो, स्पेस और मेजर ये सब करना हो तो सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर कोई पेपर ले ली, आयत है तो आयत में कितना सिमेट्री होता है। सिमेट्री का मतलब है कि अगर आप किसी भी शेप को अगर आप फोल्ड करते हैं तो क्या वही सेम चीज आपको वापस से मिलता है या नहीं मिलता है। यहाँ आप देख रहे हैं दोनों यहाँ पर आपको सेम दिख रहा होगा, एक तरीके से दिख रहा है, तो यही क्या होता है, सिमेट्री होता है। तो ये तो ठीक लग रहा है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि क्वांटाइजेशन मतलब दैट इज एसोसिएटिंग नंबर विथ कॉन्सेप्ट लाइक एरिया, पेरीमीटर। तो ये भी सही लग रहा है कि जो एसोसिएट मतलब जोड़ना नंबर को किससे, तो कॉन्सेप्ट जो एरिया का कॉन्सेप्ट, पेरीमीटर मतलब परिमाप का कॉन्सेप्ट हो, इसको नंबर से जोड़ देना। नेक्स्ट देखिए प्रमोटिंग अर्ली न्यूमरेसी एमंग लर्नर, ये तो सही नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग मैथमेटिक्स विथ साइंस ओनली मतलब जो गणित को इंटीग्रेट करना बस विज्ञान से, विज्ञान ओनली। तो जहां तक ओनली आ जाए वो थोड़ा सा निगेटिव सेंस में होता है कि केवल विज्ञान के साथ गणित को समाकलित करना, तो ये भी गलत हो गया। मतलब पहला और दूसरा वाला ऑप्शन सही है। तो देखिए ए और बी कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द फ्रेज मैथमेटिक्स लर्निंग बिगिंस एट होम मीन्स मतलब कि जो फ्रेज दिया हुआ है कि मैथमेटिक्स लर्निंग बिगिंस एट होम, जो गणित की सीख है वो कहाँ से शुरू हो जाती है, वो घर से शुरू हो जाती है। इसका क्या मतलब है कि पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स टू देयर चिल्ड्रेन, कि जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को गणित पढ़ाएं। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि प्लेंटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेस आर अवेलेबल एट होम एंड इट्स इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली फॉर लर्निंग मैथमेटिक्स। ये बात देखिए सही लग रहा है कि जो गणित है वो घर पर ही क्यों शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि घर पर आपको बहुत सारे रिसोर्सेस ऐसे मिल जाते हैं और आपका इन्वायरमेंट ऐसा रहता है जहां से आप गणित को घर पर ही सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है।
नेक्स्ट देखिए, होमवर्क इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स। क्या जो होमवर्क है, घर का काम है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लर्निंग मैथमेटिक्स, मतलब गणित सीखने में? तो गलत है। होमवर्क का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि अब नई शिक्षा नीति में आपको ऐसे ही बताया गया है कि आपको बच्चों को करवा कर सिखाना है, जिसमें लर्निंग बाय डूइंग, होमवर्क उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। होम ट्यूटर कैन हेल्प लर्नर्स टू इन्हांस मैथमेटिकल स्किल। होम ट्यूटर मतलब जैसे होम, घर पर अगर ट्यूशन लगा दिया जाए तो जो टीचर आ रहा है वो हेल्प करेगा बच्चे को उसका गणित का स्किल सीखने में। तो होम ट्यूशन इन सबको डिस्करेज किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, व्हेन आस्क्ड टू सॉल्व अ वर्ड प्रॉब्लम चिल्ड्रन ऑफन कमेंट, कि बच्चों से जब वर्ड प्रॉब्लम पूछा जाता है तो वो कहते हैं इफ यू टेल मी व्हिच ऑपरेशन टू यूज आई विल सॉल्व। जैसे अगर किसी बच्चे से कहा जाए कि एक घर में 2 लोग हैं और 2 लोग और आ गए, तो क्या है, एक वर्ड प्रॉब्लम हो गया। तो बच्चा इसमें पूछता है कि अच्छा हम इसमें जोड़े कि घटाएं, मतलब व्हिच ऑपरेशन यूज, मतलब कौन सा उसमें संक्रिया का यूज होगा, हमें जोड़ना है, घटाना है, कि गुणा करना है, कि भाग करना है। अगर आप मुझे यह बता दो तो मैं सॉल्व कर दूंगा। तो अगर कोई बच्चा ऐसा कह रहा है तो ऐसा व्हाट इज द पॉसिबल रीजन, मतलब इसके रीजन क्या हो सकते हैं? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कि चिल्ड्रन डू नॉट लाइक वर्ड प्रॉब्लम एंड सीक एक्सक्यूजेज, मतलब बच्चे शाब्दिक प्रश्नों को पसंद नहीं करते हैं और छुटकारा पाना चाहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चिल्ड्रन है फोबिया टुवर्ड्स वर्ड प्रॉब्लम, बच्चों को फोबिया मतलब डर होता है किससे, वर्ड प्रॉब्लम से? ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन लैक कम्प्रीहेंशन स्किल, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कम्प्रीहेंशन स्किल की कमी होती है। जो चीज कहा जा रहा है, शब्दों के रूप में कहा जा रहा है, उसे सही से कंप्रीहेंस नहीं कर पाते, तो बात सही लग रहा है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन आर लेजी एंड डू नॉट वांट टू रीड द प्रॉब्लम, बच्चे बहुत लेजी होते हैं, आलसी होते हैं और वो प्रश्न को पढ़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो निगेटिव हो गया, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया कि चिल्ड्रन लैक कंप्रीहेंशन स्किल, मतलब कि बच्चों में परिज्ञान कौशल की कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर टीचिंग रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप इन प्राइमरी क्लासरूम, कि एक प्राइमरी के क्लासरूम में कोई टीचर है जो रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप पढ़ाना चाहता है। अब मैथमेटिक्स टीचर डिवाइस्ड सर्टेन ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी, दे आर अरेंज इन अ रैंडम सीक्वेंस, कहने का मतलब कि कोई एक्टिविटी है उसको रैंडमली सीक्वेंस कर दी है। अब आपको उसको क्या करना है कि चारों को सही ऑर्डर में बताना है। पहला क्या दिया है कि स्टूडेंट एक्सप्लोरिंग द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, स्टूडेंट ड्राइंग 2D शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन देयर सराउंडिंग, students are given cut out of different shape and are asked to recognize similar looking object from their surrounding. Next दिया है कि students are able to classifying shapes according to their characteristics and name. तो देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सबसे पहले कि स्टूडेंट आर गिवन कट आउट, मतलब कि जैसे अलग अलग शेप का कट आउट दे दिया गया। ठीक है, एंड आस्क टू रिकॉग्नाइज, और उसके बाद उनसे कहा गया कि आप रिकॉग्नाइज करो कि इससे सिमिलर लुकिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम देयर सराउंडिंग। अब जैसे कट आउट मान लेते हैं, आयत का कट आउट उनको दे दिया गया। अब उसके बाद कहा जाएगा कि आपके आसपास जैसे बुक है तो सिमिलर जो ऑब्जेक्ट है आपके सराउंडिंग में अगल बगल, उसको रिकॉग्नाइज करिए, उससे पहचानिए। तो आया तो वहां पर कट आउट को देख करके बच्चा कहेगा जो मेरा किताब है वो भी तो इसकी तरह लग रहा है। तो सबसे पहले ए हो गया। ठीक है, मतलब सबसे पहले सी देखिए किसमें किसमें दिया है, तो सी वाला इसमें दिया है और चौथे वाले में। तो नेक्स्ट देखिए उसके बाद स्टूडेंट ड्राइंग 2D शेप ऑफ ऑब्जेक्ट इन देयर सराउंडिंग। अब उसके बाद जैसे अब किताब देख लिया, अब किताब को ही अपने कॉपी पे वो बना देगा। मतलब सी के बाद बी, देखिए सी के बाद बी कहा, तो इस वाले ऑप्शन में। नेक्स्ट देखिए उसके बाद ए, स्टूडेंट एक्सप्लोरिंग द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट शेप। इसके बाद जो स्टूडेंट रहेगा वो एक्सप्लोर करेगा स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट शेप, जैसे जो भी शेप रहेगा उसका कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है उसको वो पहचानेगा, एक्सप्लोर करेगा। फिर उसके बाद डी, स्टूडेंट आर एबल टू क्लासिफाई शेप्स अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेम, मतलब कि छात्र आकृतियों को उनके लक्षणों और नामों के अनुसार वर्गीकृत करने में समर्थ हो जाएगा। मतलब सही सीक्वेंस कौन सा हो गया, तो सी बी ए डी, यही वाला सीक्वेंस सही हो गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि फॉर टीचिंग एडिशन ऑफ नंबर, मतलब जोड़ सिखाने के लिए क्लास 2 स्टूडेंट, अ टीचर हैज ऑर्गेनाइज्ड एन एक्टिविटी यूजिंग कलर्ड बीट, मतलब कि जो मोतियां होती है, जैसे देखेंगे अलग अलग शेप जो गोल गोल रहता है अलग अलग कलर का, उसका यूज करता है किस लिए, जोड़ बताने के लिए। दिस एक्टिविटी विल हेल्प टू डेवलप एमंग स्टूडेंट द फॉलोइंग, कहने का मतलब है कि कोई टीचर है जो जोड़ सिखाना चाहता है किसकी हेल्प से, जो कलर्ड बीड्स होते हैं, मतलब कि जो मोतियां होती है छोटे 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 अलग अलग रंग की, गुड़िया आप समझ सकते हैं, वो होता है। तो उसका यूज करके अगर कोई जोड़ सिखाना चाहता है तो क्या रीजन हो सकता है, एस्टिमेशन, विजुअलाइजेशन, रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि अनुमान, मानस दर्शन, निरूपण। तो देखिए अगर
अब अलग अलग जोड़ सीखने के लिए उसको मोतियां दी जा रही हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसका विजुअलाइजेशन, मतलब वो चीज़ों को देखेगा, समझेगा। जैसे एक लाल रंग का दे दिया गया, एक हरे रंग का दे दिया गया, अब उससे पूछेगा कि ये दोनों मिलकर कितना हुआ, तो बच्चा कहेगा कि ये तो 2 हो गया, एक लाल वाला एक हरा वाला, ठीक है। नेक रिप्रेजेंटेशन मतलब कि निरूपण, इससे वो प्रदर्शित कर पाएगा। मतलब बी और सी यहाँ पर सही ऑप्शन हो गया, तो बी और सी आपको तीसरे वाले ऑप्शन में मिल रहा है। एस्टिमेशन मतलब अनुमान का तो यहाँ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फारा सब्सट्रैक्शन प्रॉब्लम मतलब कि घटाने का प्रॉब्लम किसमें, 83 में से 56 को घटाना है। फ्यू स्टूडेंट हैव गिवन आंसर एज 33, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी टू एड्रेस द स्टूडेंट। कहने का मतलब है कि 83 में से अगर कोई टीचर देता है कि 56 को घटाना है, ठीक है, और बच्चा उत्तर कितना दे रहा है, तो बच्चा कह रहा है इसका उत्तर 33 आएगा, तो ऐसा किस लिए हो रहा है। तो देखिए बच्चे जनरली क्या करते हैं कि जो बड़ा वाला है उसमें से छोटा घटा देते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 6 था नीचे, तो 6 में से 3 घटा दिए तो यहाँ 3 आ गया, और ऊपर 8 था, 8 में से 5 घटा दिए तो 3 आ गया। तो इसको अगर आपको एड्रेस द स्टूडेंट एरर, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए कौन सी रणनीति बेहतर होगी, ठीक है, कि प्रोवाइड सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, मतलब कि बच्चों को अभ्यास के लिए इसी प्रकार के और प्रश्न देंगे। ये तो सही नहीं लग रहा है कि आस्क स्टूडेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम वंस अगेन एंड रीचेक देयर आंसर। कहने का मतलब है कि बच्चे से कह देंगे कि समस्या को दोबारा हल करो और उत्तर की जांच करो। नेक्स्ट क्या कहेंगे कि प्रोवाइड एग्जाम्पल हैविंग 1 डिजिट नंबर देन मूव टू 2 डिजिट। कहने का मतलब पहले उसे 1 अंक का उदाहरण देंगे, उसके बाद उस 2 अंक वाला संख्या देकर के उसको सॉल्व करने को कहेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए क्या कहेंगे कि रिविजिट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू, मतलब स्थानीय मान के जो कॉन्सेप्ट है उसको फिर से बताएंगे। एंड टू बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीग्रुपिंग ऑफ नंबर, मतलब कि संख्याओं के पूर्व समूहन की समझ बनाने के लिए स्थानीय मान की पूर्व धारणा पर पुनः विचार करना। देखिए ये सही लग रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ हासिल आ रहा है कि जब 83 में से 56 ले रहे हैं तो जब बच्चे को स्थानीय मान का ज्ञान होगा कि यहाँ 3 है तो स्थान यहाँ पे इकाई है, लेकिन जब 8 से 1 अंक देगा तो यहाँ 13 हो जाएगा। तो जब उसे स्थानीय मान का ज्ञान होगा तभी वह इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। इसलिए जो लास्ट वाला ऑप्शन है कि स्थानीय मान का ज्ञान आप देंगे, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच एमंग द फॉलोइंग इज आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक कंपेयरिंग ऑफ साइज ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन क्लास 1। कक्षा 1 में अगर भिन्न पदार्थों की मापों की तुलना करना है, कि अलग अलग जैसे पदार्थ है उसको उसके जो साइज है उसको कंपेयर करना है, उसकी तुलना करना है, ठीक है। तो अगर इसको आपको समझाना है तो इसके लिए आप कौन सी विधि उपयुक्त होगी कि ऑब्जर्व डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड कंपेयर, मेजर यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट एंड कंपेयर, मेजर यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट एंड कंपेयर, सुपर इम्पोज द ऑब्जेक्ट एंड कंपेयर। अगर बच्चों को कंपेयर साइज सिखाना है तो इसके लिए कौन सा सही है, अलग अलग पदार्थों का अवलोकन करें और तुलना करें, कि बच्चों को अलग अलग पदार्थ दे दीजिए और उनसे कहिए कि तुम अवलोकन करो और तुलना करो। जैसे एक छोटा सा मान लेते हैं कि यहाँ पर गुड़िया दे दीजिए, फिर एक बड़ा सा गुड़िया दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद बच्चा क्या करेगा, उसको अवलोकन करेगा कि अरे यार ये तो छोटा है, ये वाला तो बड़ा लग रहा है, कि अलग अलग ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर पाएगा। और नेक्स्ट सुपर इम्पोज, मतलब एक के ऊपर एक अध्यारोपित कर देना। जैसे वही गुड़िया वाला एग्जांपल लेते हैं, या सिक्का ले लीजिए कि 1 का सिक्का ले लीजिए और 10 का सिक्का ले लीजिए, ठीक है। तो अब बच्चा उसके ऊपर 1 वाले सिक्का के ऊपर 10 वाला सिक्का जब रखेगा तो ढक जाएगा और ये वाला बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलेगा कि ये नीचे वाला छोटा है इसलिए ढक गया और बड़ा वाला क्या है, उस साइज में बड़ा है, ठीक है। तो सुपर इम्पोज द ऑब्जेक्ट एंड कंपेयर, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ए और डी क्या है, आपको अगर कंपेयर सिखाना है साइज का तो ए और डी वाला ऑप्शन सही लग रहा है। तो देखिए कहाँ है, ए और डी आपको चौथे वाले ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए, 60वां वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट है। पहला क्या कर रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ मेंटल कंप्यूटेशन स्किल एमंग प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट नीड टू बी इनकरेज्ड। कहने का मतलब है कि जो प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे हैं, मेंटल कंप्यूटेशन मतलब कि मानसिक परिकलन कौशल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है कि जो
किस तरीके से उनका दिमाग और ज़्यादा बेहतर हो सके, इसके लिए इनकरेज मतलब उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या करा है कि द ओनली वे टू इम्प्रूव द मेंटल कंप्यूटेशन स्किल इज थ्रू ड्रिल एंड प्रैक्टिस। मतलब बच्चे को बार बार प्रैक्टिस कराने से ही उसका जो मानसिक परिकलन कौशल है वो सुधरता है। तो नहीं, देखिए जहाँ ड्रिल आ जाए, अभ्यास, बहुत बार अभ्यास, एक निगेटिव सेंस में होता है, तो ये होगा नहीं। नेक्स्ट क्या करा है कि मेंटल कंप्यूटेशन स्किल इनकरेज द यूज ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रेटजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब मानसिक परिकलन कौशल, प्रश्न को हल करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक रणनीति के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। तो ये देखिए बात सही है। तो इस हिसाब से पहला वाला और सी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो देखिए ए और सी कहाँ दिख रहा है, तो पहले वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरीके से टोटल हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी पता चल सके कि स्टडी विथ टीम बनारस पर मैथ का बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लास चल रहा है। पूरे डिटेल में बेसिक से समझाया जा रहा है। धन्यवाद।